मूल मुद्दे पर चर्चा करूं उसके पूर्व दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देनी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी ने बहोरीबंद उपचुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय सौरभ सिंह जी के विरुद्ध निरंतर पार्टी विरोधी गतिविधियां करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सीधा लाभ पहुंचाने के आरोप में आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से माननीय अध्यक्ष जी को संबोधित लिखित शिकायतें के खिलाफ काम करने के आरोप में निशित पटेल जी को निलंबित, उनके विरुद्ध पार्टी अध्यक्ष जी को और हमारे संगठन महामंत्री जी को निरंतर लिखित शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि सौरभ सिंह जी के विरुद्ध निशित पटेल जी जो पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने जिनके परिवार को बहुत अधिक मोबिलाइज किया है, वे न केवल लाभ पहुंचा रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने त्वरित निर्णय लेते हुए उन्हें निशित पटेल जी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। नंबर 2, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मौजूदगी में वहां भारतीय जनता पार्टी बहोरीबंद और विजय राघोगढ़ में मतदाताओं को सीधा आर्थिक और उपहार का प्रलोभन दे रही है। मुख्यमंत्री जी की सभा के दौरान भी वहां छाते बांटे गए हैं, पैसे दिए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं की शिकायत पर वहां का स्थानीय प्रशासन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। यहां भी जितनी शिकायतें हमारे प्रवक्ता आदरणीय जेपी धनुपिया जी ने चुनाव आयोग को की हैं, मगर वह भी निरर्थक साबित होती जा रही हैं। तो आपके माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से कि कृपापूर्वक वह कांग्रेस की शिकायतों को नज़रअंदाज न करे और निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए कटिबद्ध रहे। अब मैं मूल मुद्दे की ओर आता हूं कि आप सभी के समक्ष पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापम में भ्रष्टाचार को लेकर प्रामाणिक आरोप लगाती जा रही है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर सभाओं में, और अब तो शायद मुझे कोई ये कह रहा था कि वो जलवा पूजन और सूरज पूजन में भी जाते हैं तो वहाँ भी कहते हैं कि मैं ईमानदार था, ईमानदार हूँ और ईमानदार रहूँगा, मेरी सरकार बहुत ईमानदार है, व्यापार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सपनों में भी उन्हें व्यापम और भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। आज जो आप लोगों को हमने कष्ट दिया है वह फिर प्रामाणिक आरोप हैं और वो आरोप मैं आपके सामने स्पष्ट करूं उसके पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में देश के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को झूठी जानकारी देने के आरोप में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश के परिवहन मंत्री जी से इस्तीफे की मांग करता हूं। राजनीति में विभिन्न सभाओं में झूठ बोला जा सकता है, मगर चौथे स्तंभ की भूमिका इस देश में बड़ी सार्थक और सकारात्मक भूमिका है। उनके समक्ष भी परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने न केवल झूठ बोला बल्कि आपको जो दस्तावेज सौंपे उनके बाद यह कहा कि परिवहन आरक्षक परीक्षा 2012
बहुत निष्पक्षता से हुई है। तमाम परीक्षार्थी मध्य प्रदेश के हैं और उसमें पूरी ईमानदारी बरती गई है। आज जो मैं दस्तावेज आपको सौंप रहा हूं वह मंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी को न केवल परिभाषित कर रहे हैं बल्कि उन्हें संदेश दे रहे हैं कि नैतिकता के नाते वे दोनों में इस्तीफा दे दें। एसटीएफ द्वारा व्यापम फर्जीवाड़े को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में जो 168 परीक्षाएं हुई हैं जिसमें 1,47,00,000 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है, करीब 42 लाख परीक्षार्थियों का चयन हुआ है। उसमें कई परीक्षाएं भ्रष्टाचार के आरोप में निरस्त की जा चुकी हैं। एसटीएफ कुछ परीक्षाओं को लेकर पहले एफआईआर दर्ज कर रहा है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अनुसंधान कर रहा है, मगर परिवहन आरक्षक परीक्षा 2012 उसको लेकर आप सभी के बीच एसटीएफ के अधिकारी यह कह रहे हैं कि हम अनुसंधान कर रहे हैं, एफआईआर बाद में हुई। ऐसा क्यों? जबकि परिवहन आरक्षक परीक्षा 2012 को लेकर सारे सबूत न केवल दस्तावेजों में मौजूद हैं बल्कि एसटीएफ के पास भी हैं और पंकज त्रिवेदी और नितिन महेंद्रा ने सार्वजनिक तौर पर कहा है मीडिया को और एसटीएफ को बयान दिया है कि मुख्यमंत्री निवास से हमें प्राइवेट नंबर से फोन आते थे और कहा जाता था कि अमुक परीक्षा में अमुक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करना है। उसकी कॉल डिटेल भी एसटीएफ के पास मौजूद है और मैं थोड़ा सुधार कर लूं कि मौजूद थी, क्योंकि अब एसटीएफ खुद कह रहा है कि कॉल डिटेल से संबंधित दस्तावेज चोरी चले गए हैं, मगर चोरी जाने के बावजूद भी उनकी एफआईआर एसटीएफ ने आज तक दर्ज नहीं कराई है कि वो चोरी किसने की है। सिर्फ एक जुमला जारी है कि जांच जारी है। 1 माह के भीतर व्यापम के माध्यम से 2 परीक्षाएं हुई, एक पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2012 और दूसरी परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012। अफसोस है कि ईमानदार कही जा रही सरकार के अधीनस्थ काम कर रहे एसटीएफ ने पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा 2012 को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली, मगर तमाम सबूतों के बावजूद भी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 को लेकर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। और उसमें कई विद्यार्थी तो ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने पुलिस उप निरीक्षक में चयनित होने के बाद पुलिस आरक्षक की परीक्षा में भी वो चयनित हुए और उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली। उसके बावजूद भी एसटीएफ इस परीक्षा को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। आज तक व्यापम की तत्कालीन चेयरमैन रंजना चौधरी जो एसीएस रेंज की अधिकारी थी, उनको लेकर पंकज त्रिवेदी ने साफ साफ कहा है और डायरी में भी यह बात दर्ज है कि उन्हें 70 लाख रुपए मैंने दिए हैं। उसके बावजूद भी व्यापम ने रंजना चौधरी को बयान लेने तक के लिए उपयुक्त नहीं समझा है।
मैंने पिछली पत्रकार वार्ता में आप सभी के बीच कुछ नामों को लेकर उनकी मिस्ट्री आपको साबित की थी कि ये लोग कैसे उत्तीर्ण हुए हैं। आज मेरा सीधा ऑथेंटिक आंकड़ों सहित आरोप है कि परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में जो मेरिट लिस्ट आई है, उस मेरिट लिस्ट में 6 जिलों भोपाल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना और रीवा के अधिकांश छात्र हैं। और यही नहीं, 316 जिन नामों की सूची माननीय परिवहन मंत्री जी ने जारी की थी, उसमें से सिर्फ ग्वालियर से 55 परीक्षार्थी, मुरैना से 20, भिंड से 15 और गुना से 10 आरक्षक चयनित हुए हैं। क्या यह संभव है कि एक प्रदेश के 51 जिलों में परीक्षार्थी बैठे और सिर्फ एक ही संभाग से 100 से अधिक लोगों की नियुक्तियां और उनका चयन हो जाए? और यही नहीं, हो सकता है कि यह संयोग भी हो, मगर इस परीक्षा की तथाकथित जांच का जिम्मा भी जिन अधिकारियों के पास है, एसटीएफ के, उनमें अधिकांश अधिकारी इन्हीं जिलों के हैं जो जांच कर रहे हैं। कुछ नाम मैं आगे आपको बताऊंगा। अब आप नोट कीजिएगा, हालांकि वो लिस्ट तो सिर्फ अनुक्रमांक के साथ थी, रोल नंबर नहीं थे। 316 लोगों की जो सूची जारी हुई थी और नोटिफिकेशन 332 का था। आज तक 332 में से 16 उम्मीदवार कहां गए, परिवहन मंत्री जी के पास भी जवाब नहीं। मगर अब आप नोट कीजिएगा मुख्य बातें। परिवहन मंत्री जी द्वारा सौंपी गई सूची में अनुक्रमांक 9, उसमें है संदीप गहिरवार, जिनका रोल नंबर उस सूची में नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमने बहुत डीप स्टडी करी है उसकी। उनका रोल नंबर है 658189। उसके पश्चात अनुक्रमांक 40 उन्नति भदौरिया गहिरवार, ये संदीप गहिरवार की पत्नी है। इनका रोल नंबर है 658188, यानी 88 पत्नी का है और 89 पति का है। दोनों के रोल नंबर भी पास पास हैं। दोनों ने परीक्षाएं साथ बैठकर दी और आगे पीछे बैठे दोनों परीक्षा में, और स्कोरर द्वारा ये सिलेक्ट हुए हैं। व्यापम के नियमों में कभी भी आप फॉर्म भले एक साथ भर दें, मगर रोल नंबर पास नहीं आते हैं। तो 88, 89 पति का नंबर, 88 पत्नी का नंबर। उसके बाद अनुक्रमांक 34, और आप चाहें तो इनका एड्रेस मैं बता देता हूं आपको। उसके पश्चात अनुक्रमांक 34, यानी कितने नाम है वो मैं आपको बता। अनुक्रमांक 34 आनंद सिंह, इनका रोल नंबर है 653671। अनुक्रमांक 29 कुलदीप सिंह, इनका रोल नंबर है 653835। ये दोनों मामा भांजे हैं और इन्होंने भी मुन्ना भाइयों को बैठाकर परीक्षा दिलाई है। उसके बाद अनुक्रमांक 140 विनोद टैगोर, अनुक्रमांक 105 शिवमंगल सिंह, ये दोनों सगे जीजा साले हैं। अनुक्रमांक 113 मुकेश कुमार, रोल नंबर 100। अनुक्रमांक 22 बालाजी गुर्जर, रोल नंबर 644280। इन चारों की ओएमआर शीट यदि निकाली जाए तो पता लग जाएगा कि इनकी परीक्षा में क्या लिखा था, इनकी परीक्षा किसने दी है। और विनोद टैगोर का भाई इलाहाबाद से मुन्ना भाइयों को हायर करता है और परीक्षार्थियों के स्थान पर मुन्ना भाइयों को बिठाने का गिरोह चलाता है। इस गिरोह को व्यापम घोटाले के प्रारंभ होने के साथ जबलपुर की एक होटल में सीएसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने
दबिश देकर टैगोर के भाई को पकड़ा था, मगर लाखों रुपयों के लेन देन के बाद और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बड़े लोगों के दबाव के बाद उन सारे स्कोररों को और मुन्ना भाइयों को होटल से छोड़ दिया गया, उनके विरुद्ध कायमी नहीं हुई। और फिर मैं कहूंगा कि दबाव कहां से आया, तो फिर दूसरा मुझ पर मानहानि का दावा लग सकता है, मगर मैं तैयार हूं। मुझे ऐसी तमाम मानहानियां प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अनुक्रमांक 31 यूसुफ खान, रोल नंबर 611766। ये यूसुफ खान के परिजन लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी ओपी शुक्ला के घर पर नौकरी करते थे। अब इस व्यापम के बाद उन्हें हटा दिया है। अनुक्रमांक 24 धर्मेंद्र ठाकुर, रोल नंबर 607715, जगदीश देवड़ा के पीए, तत्कालीन परिवहन मंत्री के, उनके पीए राजेंद्र सिंह गुर्जर का सगा साला बताया जा रहा है और 9 लाख रुपयों के लेन देन के मामलों में एसटीएफ ने इनसे पूछताछ भी की है। अनुक्रमांक 52 प्रशांत सिंह यादव, जो मैंने आपको कॉल डिटेल की सूची दी थी और उसमें करीब 100 दलाली के नाम थे तरंग शर्मा के, जो व्यापम का दलाल था। ये तरंग शर्मा की ट्रेवल्स एजेंसी का काम करने वाला व्यक्ति था और इसका भी सिलेक्शन हुआ है, प्रशांत सिंह यादव का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नाम। अनुक्रमांक 18 सादिक खान, रोल नंबर 100। अनुक्रमांक 146 राहुल शर्मा, रोल नंबर 100, आपको लिखित में दे रहा हूं। अनुक्रमांक 51 मयंक अवस्थी, रोल नंबर 100। अनुक्रमांक 55 संदीप तिवारी, रोल नंबर 100। अनुक्रमांक 76 शाहिद शेख, रोल नंबर 100। अनुक्रमांक 43 आशीष गौतम, रोल नंबर 100। अनुक्रमांक 89 अनार सिंह, रोल नंबर 100। और एक अनुक्रमांक 19 साहब बहादुर रीवा, इसका रोल नंबर 655444। यह 3000 रुपए के इनामी फरार आरोपी वीर बहादुर सिंह बघेल का सगा भाई होकर एसटीएफ के डीएसपी डीएस बघेल जो भी जांच कर रहे हैं, ये उनका संबंधी है। और कॉल डिटेल यदि निकाली जाए तो डीएस बघेल से घोटालों के वक्त इनकी कितनी बातचीत हुई है वो सामने आ जाएगी। और मैं खुली चुनौती के साथ कह रहा हूं कि इसके बाद यदि परिवहन मंत्री यदि कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सिपाही के नाते ये जमात झूठ है, तो आज ही परिवहन मंत्री हमारे विरुद्ध बिना जांच किए हमें भी लक्ष्मीकांत शर्मा के पास भेज दें। उसके पश्चात और ये जो नाम आए हैं बघेल साहब के, पहले जो मैंने गिनाए हैं अनुक्रमांक 18 से लेकर 19 तक, इन सबके लिए मुख्यमंत्री के निवास से टेलीफोन गए थे, यह रिकॉर्ड है। उसके बाद यदि साधना सिंह के पति एसआर सिंह डंपर कांड के आरोपी कहते हैं कि मैं ईमानदार था, ईमानदार हूं, तो उन्हें अपने नाम के आगे से शिव शब्द हटा लेना चाहिए और भ्रष्टराज सिंह अपना नाम रख लेना चाहिए। अब अनुक्रमांक 30 पंकज शुक्ला, अनुक्रमांक 23 ब्रजेश मिश्रा, अनुक्रमांक 35 दिनेश शुक्ला, अनुक्रमांक 16 चंद्रभूषण सिंह गौतम, इनके रोल नंबर भी मैंने दिए हैं। इनका सिलेक्शन जो हुआ है, इनमें से 2 परिवहन निरीक्षक के रिश्तेदार हैं और कुछ नाम पूर्व परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा के ड्राइवर होकर एसटीएफ डीएसपी डीएस बघेल और ओपी शुक्ला के निरंतर संपर्क में थे। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं आपको। अनुक्रमांक 7 हेमंत रघुवंशी, रोल नंबर 100। अनुक्रमांक 6 गौरव पाराशर, रोल नंबर 100। एसआई भर्ती में गिरफ्तार आरआई अजय सिंह पवार के सीधे संपर्क में थे, घोटाले के पहले से और गिरफ्तारी के पहले। अनुक्रमांक 26 दिनेश रघुवंशी, रोल नंबर 100। इनका भाई विक्रम रघुवंशी इस घोटाले की दलाली का काम कर चुका है, जिसके रिकॉर्ड एसटीएफ के पास हैं। अनुक्रमांक 147 मनमोहन सिंह रघुवंशी, रोल नंबर 100।
ये अन्य मामलों में गिरफ्तार सोनू रघुवंशी का सगा रिश्तेदार है और एसटीएफ, अब इसे क्या कहा जाए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एसटीएफ को क्या मजबूरी है कि अब कोर्ट में उसे पूरक चालान प्रस्तुत करना पड़ रहा है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के बाद अनुसंधान एजेंसी न्यायालय में 90 दिन के बाद वैधानिक तौर पर चालान प्रस्तुत करती है और आवश्यक हो बड़े घोटालों को लेकर तो जांच एजेंसी कोर्ट से विशेष अनुमति प्राप्त कर सकती है और पूरा चालान एक साथ प्रस्तुत करती है। मगर एसटीएफ ने बड़े रसूखदार आरोपियों की जमानत हो जाए इसलिए अधूरे चालान पेश किए और अब एसटीएफ पूरक चालान प्रस्तुत करके उन बड़े आरोपियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी जमानत हो जाए। एसटीएफ के गठन की अधिसूचना, जिसकी मैं फोटोकॉपी आपको दे रहा हूं, 26 दिसंबर 2008 को हुई थी। मगर जब सरकार को मालूम पड़ा कि इतने बड़े घोटाले की जांच हमने एसटीएफ को सौंप तो दी है, मगर एसटीएफ को अनुसंधान का अधिकार गठन के बाद नहीं है, तो सरकार ने तकनीकी विसंगति को दूर करने के लिए 25 जुलाई 2014 को एक और अधिसूचना जारी कर भोपाल एसटीएफ के आईजी ऑफिस को थाना घोषित किया है। उसकी अधिसूचना भी मैं आपको दस्तावेज के साथ कृपा पूर्वक दूंगा। यह इसलिए किया गया, जबकि विसंगति फिर भी है, कि एसटीएफ के मुखिया एडीजी स्तर के व्यक्ति हैं, आईजी नहीं है, मगर सरकार ने वहां थाना घोषित कर दिया है। मेरे विरुद्ध माननीय एसआर सिंह जी ने और उनकी पत्नी कोकिला सिंह जी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए सरकार की ओर से मानहानि का दावा लगाया है। आनंद तिवारी साहब ने उस दावे को सरकार की ओर से लगाया है। इस दावा लगाने के बाद में आनंद तिवारी साहब को तो सरकार ने प्रमोट कर दिया। नई नियुक्ति जो मेरे दावे के बाद में उन्होंने उन्हें लगाई है, दी है, उसमें वो प्रमोट हो गए हैं। मगर व्यापम की जांच के लिए राज्य सरकार ने पहले न्यायालय में एलएस कदम साहब को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था, मगर 17 जुलाई 2014 को उन्हें भी हटा दिया है। सरकार बताए कि कदम साहब को क्यों हटाया है। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, कि माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने व्यापम घोटाले की जांच के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया है। माननीय राम कुमार चौबे जी उसके सम्मानित न्यायाधीश जी हैं। 4 जुलाई 2014 को राज्य सरकार ने उसकी अधिसूचना जारी की है। मगर अफसोस है कि सरकार में बैठे अधिकारी और सरकार को चलाने वाले नौकरशाह, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को स्लो पॉइजन देने की कोशिश कर रहे हैं, और ना मालूम कौन से जिंदगी का उनसे बदला ले रहे हैं, उन्हीं के नौकरशाह। क्योंकि सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, चंद नौकरशाह, मुट्ठी भर नौकरशाह चला रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी और अधिसूचना जारी करवा दी। मगर उसमें भी सबसे बड़ी तकनीकी विसंगति यह है कि जिस न्यायालय का, विशेष न्यायालय का गठन किया गया है, उस न्यायालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई करनी होगी, और वही प्रकरण सुनने का अधिकार है जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। मगर जांच एजेंसी एसटीएफ ने, ये आप भी कई बार छाप चुके हैं, कि कई मर्तबा आपने छापा और हमने पढ़ा है पाठक के नाते, और पूरे प्रदेश ने पढ़ा है, कि एसटीएफ ने ऐसे कई मुद्दों पर पीसीआर एक्ट के तहत मुकदमा ही दर्ज नहीं किया है।
तो जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एसटीएफ ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया है, तो बाद में इसका लाभ किसको मिलेगा, यह आज से ही खोज का विषय है। मैं आप सभी के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिनियम है, और मेरा सीधा आरोप है कि करोड़ों रुपयों के गुमनाम फंड का भ्रष्टाचार करने वाला मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग और माध्यम कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ दी जाने वाली विज्ञप्तियों को, हमारे प्रवक्ताओं के बाइट्स को सरकार का दलाल बनकर रुकाने की कोशिश करता है। हम उसे धन्यवाद देते हैं कि वो जिसका नमक खा रहे हैं उसके प्रति वफादार रहे। और आज भी इस पत्रकार वार्ता को रोकने की सरकार के लोग, और अब तो एक नंबर एक भ्रष्ट अधिकारी और दलाल आ गए हैं उसके इंचार्ज बनकर। सीधा आरोप है मेरा। और कैमरा आप लोग चालू रखिएगा ताकि कोई मांगे भी सीपीआर तो आप दे दीजिएगा उनको, कि खनिज के घोटालों में बड़े आरोपी रह चुके, व्यापम घोटाले में सुधीर शर्मा से संवाद करने वाले एसके मिश्रा सीपीआर के रूप में प्रमुख तौर पर सामने आ गए हैं। वो भी हमारी पत्रकार वार्ता को रोकने की कोशिश करेंगे। मगर आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश के चौथे स्तंभ ने हमेशा लोकतंत्र की मदद की है, और जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कृपा पूर्वक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित होकर अपने दायित्वों और पारदर्शी चरित्र को देखते हुए आप इन मुद्दों को, क्योंकि ये मुद्दे कांग्रेस के ना होकर, हमारे व्यक्तिगत ना होकर, मेरे अध्यक्ष अरुण यादव जी से लेकर दुर्गेश शर्मा जी से लेकर जेपी धनोपिया साहब, हमारे सारे पदाधिकारियों में कोई के भी बच्चे इस व्यापम घोटाले से प्रभावित नहीं हुए हैं। हमारी आवाज उन लाखों नौजवान और हमारी बच्चियों के साथ है जिन्हें इस कंस मामा के भ्रष्टाचार ने उनकी जिंदगी के आगे अंधेरा परोसा है। तो आप खबरों के साथ कृपापूर्वक न्याय करिएगा। सरकारें आती जाती रहती हैं और हम फंसे तो आप हमें भी मत छोड़िएगा। मगर मैं इतनी प्रार्थना आपसे जरूर करना चाहूँगा कि मेरे शाब्दिक दर्द किसी भ्रष्ट को बचाने के लिए नहीं है, उन लाखों नौजवानों के प्रति और उनके भविष्य के प्रति समर्पित हैं, जो आप पत्रकार होने के नाते समाज के भी एक अंग हैं, और आपके भी कहीं ना कहीं वो बच्चे किसी न किसी रूप में एक अंग के रूप में अख्तियार किए जाते होंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इन बातों को अक्षरशः सरकार के सामने ले जाएं, जनता के सामने ले जाएं, और ईमानदार कहे जाने वाले उन कालिक पुत चुके चरित्रों को उजागर करें। धन्यवाद।